Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग बोर्ड के आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज बोर्ड के क्वेश्चनों की चौथी क्लास है, 11 तारीख आज की डेट है। शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सअप हो चुकी है। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं जिनमें दिमाग अच्छे से लगाना पड़ता है। ये एक टेंजेंट दिया हुआ है और यहाँ से एक लाइन सेंटर से पास होकर जा रही है। इस सेंटर का नाम O है, इस पॉइंट का नाम A है और इस लाइन को O पॉइंट से ज्वाइन किया। क्वेश्चन के अंदर इसका नाम दिया हुआ है B और इस पॉइंट का नाम है P और फिगर के अंदर एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री। ठीक है, वो आपसे एंगल APO पूछ रहा है, दैट इज ए पॉइंट P। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम सब लोग जानते हैं। तो बताइए, फिगर में रेडियस का नाम OA है और परपेंडिकुलर का नाम PA है, टेंजेंट का नाम PA है। तो एंगल A आपके सामने 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं AOP। जरा इस ट्राइंगल AOP को अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सटीरियर एंगल जिसका नाम है एंगल BOP, ये जो 115 डिग्री का एंगल है, ये इस ट्राइंगल से बाहर है। ये अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ब्रैकेट में स्टेटमेंट आएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, आप एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। चलिए, बीओपी की वैल्यू है 115 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, कौन से होते हैं? दो इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये देखिए, दो इंटीरियर अपोजिट, जो एंगल एक्सटीरियर होता है उसके साथ वाला तो लीनियर पेयर होता है, उसे छोड़ देते हैं और बाकी के दो ले लेते हैं। तो 115 ए की वैल्यू हमने ऊपर प्रूफ करी 90 डिग्री और एंगल पी। तो 115 में से अगर 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल पी का आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 25 डिग्री। बताइए, ठीक है, और पी का पूरा नाम हो गया एंगल APO। दैट्स आंसर इज 25 डिग्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों के दिमाग में बात बहुत कम आती है कि A पॉइंट पर एंगल 90 का बनने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए, आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। आपको A, B और C के आंसर फाइंड करने हैं और क्वेश्चन में आपको ये नंबर्स AP में दे रखे हैं। कौन कौन से? A 7, B 23 और C। ये सब किसके अंदर है? AP के अंदर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, 7 कौन से नंबर पर लिखा हुआ है? सेकंड। तो A2 का आंसर 7 लिख लेते हैं। हम लोगों ने कैपिटल A इसलिए यूज किया क्योंकि स्मॉल a वगैरह क्वेश्चन के अंदर आए हुए हैं। तो बताइए, कैपिटल A2 का मतलब सेकंड टर्म और A2 का फॉर्मूला होता है A+1D। A+1D इक्वल 7। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। 23 चेक करो कौन से नंबर पर दे रखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या लिखेंगे? A4 का आंसर दिया हुआ है 23। तो A4 का फॉर्मूला होता है A+3D इक्वल 23। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो A+D की वैल्यू 7 और A+3D का आंसर 23। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं। 23 चौथे नंबर पर लिखा था, इसका मतलब A4 और A4 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A+3D। आइए साइन चेंज करते हैं। माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, A से A कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा? माइनस का 2D बचा और माइनस का ही 16 बचा। देखिए ध्यान से, और D की वैल्यू 8 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1। इस D के आंसर को
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, कैपिटल ए प्लस 8 इक्वल 7। बताओ भाई, ए डी की वैल्यू अगर यहाँ 8 पुट कर दी तो कैपिटल ए का आंसर -1 आपके पास आ गया। ठीक, और कैपिटल ए कौन है? फर्स्ट टर्म है, देयरफॉर कैपिटल ए इज द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन एज स्मॉल ए, द आंसर ऑफ स्मॉल ए इज -1। अब बताइए बी थर्ड नंबर पर है एंड द फॉर्मूला ऑफ A3 इज A प्लस 2D and A3 means B, capital A means -1, D means 8, then -1 plus 16, the answer is 15। ये देखो, ठीक है, आंसर इज बी का आंसर कितना हो गया? 15। सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो A5 इक्वल A प्लस 4D and A5 is C, A is -1, D is, what is D? 8, the answer is -1 plus 32, the answer is 31। देखिए, ठीक है, आप हर बार माइनस करके देख लीजिए, आपको 8 ही मिलेगा। बी की वैल्यू 15 है, आप हर बार माइनस करके देखिए, आपको 8 ही मिलेगा डिफरेंस। तो ए का आंसर -1, बी का आंसर 15 एंड द आंसर ऑफ सी इज 31। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जो सिमिलर भी हैं और जिनका एरिया भी आपस में इक्वल है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका नाम लिख दिया ABC और इसका नाम लिख दिया PQR, और सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हेडिंग डाला गिवन। गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, आल्सो इनका एरिया भी इक्वल है। तो व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। चलो, टू प्रूव, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके NCERT 6.4 का, आई थिंक 5th क्वेश्चन है ये। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, एरिया भी इक्वल है। अब बची क्या गया कि ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात क्वेश्चन में आपको प्रूव करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब ध्यान से देखिए थ्योरम क्या है। सिंस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में सिमिलर हैं, देयरफॉर इन दोनों ट्राइंगल्स के, बोलिए, एरिया का रेशो, कौन बताएगा? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ये थ्योरम है। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू similar triangles is same as the ratio of square of their corresponding sides। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या लिखेंगे? बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि दोनों ट्राइंगल ABC और PQR जिनको आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्वेश्चन में इक्वल है। ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बताइए, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एरिया आपस में इक्वल है तो बताइए कट के 1 ही तो बचेगा। सोच के देखो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी अपॉन PQ स्क्वायर की 1 से, तो PQ स्क्वायर की 1 से करी तो PQ स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ का अंडर रूट कर दो, AB और PQ भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। सोच के देखो, जब दोनों का अंडर रूट कर देंगे तो दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे। तो जैसे आपने जब इस थ्योरम को स्टार्टिंग में लगाया तो साइड्स के नाम AB और PQ लिए, ठीक, आप कोई और भी ले सकते थे, BC और QR भी ले सकते थे। तो जो भी आप साइड्स के नाम लोगे ना, नीचे वही इक्वल आ जाएंगे। तो क्या लिखें? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जैसे AB PQ के इक्वल आया ऐसे BC QR के इक्वल आ सकता है,
और तीसरा नाम AC किसके इक्वल आ सकता है, PR के। ठीक है, क्या लिखेंगे, सो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PQR के। सोच के देखिए, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड आपने इक्वल प्रूफ करके दिखा दी, और जब दोनों ट्राइंगल की तीन साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। बताइए, सारे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। एरिया इक्वल था, ट्राइंगल सिमिलर थे, ट्राइंगल सिमिलर थे तो थ्योरम लगाई कि साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आता है, लेकिन ये दोनों का एरिया इक्वल है तो कट के 1 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, अंडर रूट किया, AB और PQ इक्वल आ गए। ऐसे ही अगर दो साइड कोई और लेते तो BC और QR इक्वल आ जाते, AC और PR लेते तो ये इक्वल आ जाते। दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स के पेयर आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। आइए आज की शीट का 4th क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 40। सबसे पहले तो पोलिनोमियल लिखते हैं, fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक है, इसका सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला माइनस B/A। तो माइनस लिखकर फिर b की वैल्यू लिखते हैं, माइनस का 8 और 8 ये 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आ गई। अब जरा प्रोडक्ट लगाते हैं, फॉर्मूला C/A यानी कि K/1 यानी कि K। ठीक है, गिवन दैट। अब जरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। स्क्वायर ऑफ जीरोस और उनका सम, तो जीरोस कौन हुए, अल्फा और बीटा, ये रहे इनके स्क्वायर, और इन दोनों का सम क्वेश्चन के अंदर कितना है, 40। ये लाइन बताओ समझ में आई कि नहीं। आप अगर शुरू से क्वेश्चन का वर्ड पढ़ो ना, सम, ये रहा सम, किसका सम, स्क्वायर ऑफ जीरोस का, तो जीरोस के स्क्वायर कर दिया, उनका सम कर दिया, और किसके इक्वल रख दिया, 40 के। ठीक है, चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और किसके इक्वल, 40 के। ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, ऊपर आपने क्या निकाली थी, 8 पुट कर दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, K इक्वल रखो 40, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 40 लेफ्ट में आकर माइनस हो गया, माइनस का 4 के राइट में जाके प्लस हो गया। ये देखो 40 इधर आ गया, 4 के इधर आ गया, माइनस कर दो, देखो ध्यान से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो। अब बताओ K की वैल्यू क्या हो गई, K की वैल्यू 6 हो गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए हाँ या ना। स्क्वायर जीरोस के स्क्वायर का सम दिया हुआ था 40, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, हमने आपको फॉर्मूले भी रोज भेज रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करिए ठीक ठीक, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आज की शीट का 5th क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, लेट न्यूमिनेटर को x मानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और डिनोमिनेटर को y मानते हैं, और फ्रैक्शन बनाते हैं जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। हमेशा न्यूमिनेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y। आइए केस फर्स्ट पढ़ते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कह रहा है ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा कब, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में से यानी कि x में से 1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो चलो भाई, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, खाली न्यूमिनेटर में से 1 माइनस करना है, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन गया, 1/3 के। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई मत भूल जाना बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 की x से कर देते हैं, 1 से भूल जाते हैं, इक्वल y। इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। चलो भाई केस सेकंड पढ़ते हैं। 8 बिकम्स 1/4, कह रहा है ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा इफ 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन बताओ किसके इक्वल बन जाएगा, 1/4 के। ये देखो, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को लेफ्ट साइड में लेकर आओ,
ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, आइए एक दूसरे के नीचे इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि y शायद बैलेंस है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब साइन चेंज करने हो और नंबर को काटना हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। y से y कट गया, माइनस का x और माइनस का 5 बचा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल 3, 15 माइनस 3 और y इधर चला गया, तो y की वैल्यू 12 आ गई। अब बताइए फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, 5 ऊपर 12 नीचे, ये आपका आंसर आ गया। आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है, ठीक है, जरा देखना। 5 में 1 माइनस करो, देखो तो 4 आएगा, और 4 को 12 से डिवाइड करो, देखो 1/3 आएगा। चलो इससे चेक कर लो, 12 में डिनोमिनेटर में 8 प्लस करो 20, और 5 को 20 से डिवाइड करो, 1/4 आएगा। बिल्कुल सही जवाब, एकदम बिल्कुल ठीक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। खूब बढ़िया क्वेश्चन है एपी का। m टाइम्स द mth टर्म, देखो m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म को am लिखते हैं, इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। ये बात समझनी की है। m टाइम्स मीन्स m से मल्टीप्लाई, mth टर्म का m टाइम्स इक्वल है nth टर्म के n टाइम से। चलिए am का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो, ये am का फॉर्मूला, ये an का फॉर्मूला, m इंटू a प्लस एम डी माइनस डी, n इंटू a प्लस एन डी माइनस डी। ये देखो d के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब m का नंबर है, m इंटू ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी। पहले तो d के अंदर मल्टीप्लाई करी थी फॉर्मूले खोलकर, अब m के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। देखो जब तक बाहर बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा चल रहा था, तब तक बाहर बड़ा ब्रैकेट भी लगाया। अब अंदर n की मल्टीप्लाई करो, n इंटू ए एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी। ठीक है, अब जरा धीरे धीरे लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। बताओ, ये लिखा हुआ है एम ए, इस साइड से आ गया माइनस का एन ए। सोचो अब क्या लिखा है, एम स्क्वायर डी, और इस साइड से आ गया माइनस का एन स्क्वायर डी। देखो ध्यान से, इस साइड लिखा है माइनस का एम डी, और इधर आ गया प्लस का एन डी। और बताओ इक्वल क्या बच गया, 0। देखिए ध्यान से, ये स्टेप देखिए समझ में आया कि नहीं। बताइए ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। एन ए भी लेफ्ट में आ गया एम ए के पास, और एम स्क्वायर डी ये इधर आकर माइनस का एन स्क्वायर डी, माइनस का एम डी इधर आकर प्लस का एन डी। सब लाइक टर्म्स वाले पास पास ले लिए। चलो इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया m माइनस एन। देखो a कॉमन आ गया, इसमें क्या कॉमन आ गया, d कॉमन आ गया। ये देखो d, देखो अंदर बच गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें से माइनस का d कॉमन ले लेते हैं, माइनस का d, तो अंदर का साइन भी चेंज हो गया। ये देखो, बताओ सोचकर, देखो शुरू की 2 टर्म में a कॉमन लिया, अगले में d कॉमन लिया, अगले में फिर से माइनस का d कॉमन लिया, क्योंकि अंदर बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर का साइन पलट गया। चेक करो तीनों में m माइनस एन है कि नहीं। लो आपको लिख के दिखा देते हैं, m माइनस एन इंटू ए। जब आप इसकी आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या लिखोगे, बताओ। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, m प्लस एन, m माइनस एन इंटू डी, और माइनस का d m माइनस एन इक्वल 0। ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट तीनों में कॉमन है कि नहीं है। बाहर निकाल लो इसको, m माइनस एन को, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। बताओ यहाँ से क्या बचा, a बचा, ये तो बाहर आ गया था, m प्लस एन बचा, और d बचा, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का d बचा। देखो जिसके नीचे रेड पेन है, ये m माइनस एन बाहर आ गया। इस m माइनस एन को 0 के नीचे ले जाओ, ये बच गया a प्लस m प्लस एन इंटू डी माइनस का d, 0 अपॉन m माइनस एन 0। ये जो m माइनस एन आपने कॉमन लिया ना, ये 0 के नीचे आकर खत्म हो गया। ठीक है,
अब कौन बच्चा बताएगा इसमें आखिरी की दो टर्म में क्या कॉमन है, सोच के बताओ। m प्लस एन यहाँ से और यहाँ से अगर d कॉमन ले लें तो इधर से m प्लस एन बचा, यहाँ से 1 बचा, और -1 और d, और देखो इक्वल 0। बताओ सोचकर, देखो कोई जल्दी सुना है, ये -m-n कॉमन लिया था ना, ये 0 के नीचे आके खत्म हो गया। अब अंदर ये आखिरी की दो टर्म में d कॉमन ले लिया, इधर से ब्रैकेट m प्लस एन बचा, और यहाँ अगर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्या कोई चैटिंग में बच्चा बता सकता है ये किसका फॉर्मूला है, बताओ। चलो शुरू से आओ, ये देखो ए एम लिखा तो ब्रैकेट में m-1, ये लिखा ए एन तो ब्रैकेट में क्या है n-1। अब बताओ ये क्या लिखा m प्लस एन माइनस वन। अगर ये m प्लस एन माइनस वन लिखा तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, और आपने इसका आंसर 0 प्रूव्ड करके दिखा दिया। ये देखिए, खूब गजब क्वेश्चन, खूब बढ़िया, बोर्ड के एग्जाम में आया इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। पहले वैसे मैं कई बार करा चुका, लेकिन अब बोर्ड के सब क्वेश्चंस को रिपीटिशन किया जा रहा है आपके लिए। देखिए m-n कॉमन आ गया, इधर से a बचा, इधर से m प्लस एन बचा, d कॉमन ले लिया। अब ये जो फॉर्मूला है ये m प्लस nth टर्म का है। अगर आपको कहा जाए कि m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला लिखो तो आप ऐसे ही तो लिखोगे a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको ए एम का फॉर्मूला कहा गया तो आपने a प्लस एम माइनस वन इंटू डी लिखा। अब आपको m प्लस एन का फॉर्मूला कहा जाए तो a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। देखो प्रूव्ड हो गया आपका आंसर 0। चलिए जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आइए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, +1 माइनस का 2 ब्रैकेट में k माइनस वन इंटू एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर और इक्वल 0। देखो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, जरा इनको पास पास लिखो, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे माइनस का 2k माइनस वन, और ये +1 सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी टर्म x वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। अब ये दोनों में एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, k प्लस वन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 ब्रैकेट में k माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल 0। इसके नीचे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c इक्वल 0। आइए कंपैरिजन करें, a की वैल्यू हो गई k प्लस वन, b का आंसर बोलो क्या हो गया, माइनस का 2 ब्रैकेट में k माइनस वन, और c की वैल्यू हो गई 1। कंपेयर कर दिया आपस में। अब क्वेश्चन में कह रहा है सिंस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब बताइए जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इक्वल 0। ठीक है, अब बताओ b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 ब्रैकेट में k माइनस वन बड़ा ब्रैकेट बंद, a की जगह ब्रैकेट में k प्लस वन और c की जगह 1 और इक्वल क्या 0। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 a की जगह k प्लस वन, c की जगह 1। चलो भाई -2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 4, और ब्रैकेट में k माइनस वन का स्क्वायर। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, क्योंकि k माइनस वन है या k प्लस वन है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो साइन चेंज हो गया, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस का 4, क्योंकि 1 से 4 की करेंगे यही आएगा। चलो फॉर्मूला खोलते हैं, k स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2k और माइनस का 4k माइनस का 4। चलो भाई कौन बच्चा बताएगा, यश बाबू ने तो आंसर ही निकाल लिया होगा। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8k और माइनस का 4k और माइनस का 4 और इक्वल 0। देखो ध्यान से, 4k स्क्वायर प्लस 4 वन जा 4 माइनस 8k। बताओ भाई क्या आएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4 से माइनस 4 कट गया, माइनस का 12k। ठीक है, अब k से k मत काट देना उधर जाके, यही गलतियां करते हैं बच्चे। 4k कॉमन ले लो, k माइनस 3 बच गया। एक बार 4k को 0 के इक्वल रखो, एक बार k माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो। k का आंसर तो 0/4 0 आ गया, और यहाँ k का आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब जरा सोचकर देखो, अगर आपने k की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 प्लस वन 0, 0 प्लस वन 1 और 1 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर एकदम गजब ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी कि k का आंसर 0 भी हो सकता है और k का आंसर 1 भी हो सकता है।
क्योंकि ये दोनों ही आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करा रहे हैं। दोनों ही आंसर पुट करने से आपका ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ के से के काट देते ना तो आपका आंसर जीरो नहीं आता। बच्चे अधिकतर जीरो को नॉट पॉसिबल लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन चेक नहीं कराते। आप चेक करके देखो, के की वैल्यू है जीरो पुट करने से 0 + 1 1 ही होता है, तो कोई भी एक्स स्क्वायर गायब नहीं हो रहा, इसलिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी के की वैल्यू 1 पुट करने पर भी और 3 पुट करने पर भी। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए और आज हमारे 7 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए आप इन सब का जरूर रिवीजन करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। कल नए क्वेश्चनों के साथ नई क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।